मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कम्प्लेक्स, इसके बारे में थोड़ा सा हमने चैप्टर 1 में और चैप्टर 2 में हमने पढ़ा था, जिसको हम MSc1 एंड MSc2 कहते हैं, जो कि हमारी अडाप्टिव इम्यूनिटी के अंदर एक बेसिक कंपोनेंट है। जब टी सेल ने इसके साथ बाइंड होना होता है तो आपके MSc1 या MSc2 के साथ बाइंड होना ज़रूरी है। जो आपका MSc1 है, हमने पहले बताया था कि भाई ये ऑल न्यूक्लिएटेड सेल ऑफ द बॉडी पे मौजूद होता है, जबकि MSc2 है वो आपका एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के ऊपर बाइंड होता है। MSc1 बाइंड करता है TC सेल के साथ और MSc2 बाइंड करता है T हेल्पर से। ये वैसे ही एक कार्टूनिक डायग्राम है कि ये CD4 है जो साइटोटॉक्सिक सेल है, ठीक है, और ये आपके पास ये CD8 हैं और ये CD4 है, और ये एक डेंड्राइटिक सेल है जो कि इनको आपस में क्या कर रहा है, लिंक कर रहा है, और यहाँ से ये जो है ना एक एंटीजन है और ये इसको कैप्चर करने की शुक्र कर, ठीक है, जस्ट लाइक अ कार्टून। एंटीबॉडीज़ में बारे में हम पढ़ चुके हैं कि एंटीबॉडी जो है वो रिकॉग्नाइज करती है एंटीजन को और इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करती है, जो कि एंटीजन प्रोसेसिंग एंड एंटीजन प्रेजेंटेशन उसके अंदर इन्वॉल्व है। ये मेन कंसेप्ट सिर्फ आपको रिवाइज करवाने के लिए कि ये इन्फेक्टेड सेल है, MSc1 मॉलिक्यूल है, पेप्टाइड है, साइटोटॉक्सिक टी सेल है। MSc1 तमाम न्यूक्लिएटेड सेल के ऊपर, बट जो कैंसरस हो उनकी डायरेक्ट किलिंग के अंदर इन्वॉल्व है। MSc2 एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, माइक्रोब प्रेजेंट करता है, ये एपिटोप को प्रेजेंट कर रहा है। MSc2 तमाम APCs के ऊपर मौजूद होता है। टी हेल्पर सेल इसको क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है। अब जो आपके पास MSc मॉलिक्यूल है ये बेसिकली इन्वॉल्व है आपके टिश्यू रिजेक्शन में, और ये क्लस्टर ऑफ जीन्स है जो आपके ये डिफरेंट किस्म के फंक्शन को इनकोड करता है। अब कलेक्शन ऑफ जीन की बात करें, ह्यूमन क्रोमोसोम नंबर 6 पे और माइस में क्रोमोसोम नंबर 17 पे। इनको कहा जाता है ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, या इसको HLA भी बोलते हैं, HLA कम्प्लेक्स भी बोलते हैं, जबकि माइस के अंदर इसको H2 कम्प्लेक्स बोलते हैं। ये वही चीज़ है, ऑल न्यूक्लिएटेड सेल ऑफ द बॉडी, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, और एक और क्लास होती है जिसको क्लास 3 MSc मॉलिक्यूल बोलते हैं, जो कि कंप्लीमेंट सिस्टम में और इन्फ्लेमेशन के अंदर इन्वॉल्व है। कंप्लीमेंट सिस्टम हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको बताऊंगा। कंप्लीमेंट सिस्टम डिफरेंट किस्म की प्रोटीन्स होती हैं जो इंटरेक्ट करती हैं और एक इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करती हैं। डिटेल हम फिर आपकी आगे इसकी बाद में बताएंगे। ये जीन आर्किटेक्चर है, H2 माइस और HLA ह्यूमन। 1 2 3 1, MSc1 MSc2 MSc3। 1 का मतलब है कुछ जीन 1 के हैं, फिर सीक्वेंस में 2 के हैं, फिर 3 के हैं, और कुछ जीन फिर 1 के हैं। क्लस्टर ऑफ जीन्स है, ये पोजीशन बताई हुई है माइस के अंदर इस तरह से। रीजन कौन सा है, K I A I E S और D। जीन प्रोडक्ट इसका क्या बनेगा, K का H2K बनेगा, I का बनेगा अल्फा बीटा प्रोटीन, S के अंदर C रिएक्टिव प्रोटीन, C प्राइम प्रोटीन, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर बीटा, और D के अंदर H2D एंड H2L प्राइम। जबकि ह्यूमन के अंदर ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन कम्प्लेक्स जो है, पहले MSc2 के जीन आते हैं, फिर MSc3 के जीन आते हैं, फिर जैसे आप बैठे हुए हैं, ये एक बच्ची बैठी है, फिर दूसरी बच्ची बैठी है, फिर तीसरी बच्ची बैठी, मेन MSc2 के जीन, MSc3 के जीन, MSc1 के जीन, दैट इज़ अ सीक्वेंस वाइज। इसके अंदर जो रीजन है, 2 के अंदर 3 रीजन है, DP DQ एंड DR, और इसके अंदर जो प्रोडक्ट हैं अल्फा बीटा प्रोडक्ट्स हैं। इसके अंदर जो है C4 C2 BF, C प्राइम प्रोटीन, TNF अल्फा एंड TNF बीटा, और MSc1 के अंदर B C और A, HLA-B HLA-C और HLA-A, ये डिफरेंट इसके जीन्स हैं। अब हमारे पास यही वो बात कर रहे हैं कि डिफरेंट हैप्लोटाइप डिफरेंट जीन को रिप्रेजेंट करता है, कि भाई आपके पास ये जो चीज़ है ये आपकी हैप्लोटाइप बता रही है कि ये डिफरेंट जीन को एक्सप्रेस करेगा। डिफरेंट मीन आप कह लें कि भाई बेसिक क्लासिकल जेनेटिक्स, कि अगर आप कहें कि एक हैप्लोटाइप मदर से आएगा और एक हैप्लोटाइप फादर से आएगा फ्रॉम द इनहेरिटेंस,
और आपको हेट्रोजाइगस होता है और वो सिमुल्टेनियसली को एक्सप्रेस होता है, दोनों जीन अपने अलग अलग एक्सप्रेस करते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है कि भी जो न्यूबॉर्न बेबी होता है डेफिनेटली उसकी जो फिज़िकल अपीयरेंस है अपने पेरेंट्स से मिलती होती है, कुछ फीचर उसके मदर से मिलते हैं और कुछ फीचर उसकी फादर से मिलते हैं। अब यहाँ पे देखें, ये आपको बताया होगा कि ये वही चीज़ बताई है, ये H2B पेरेंट्स हैं जो कि रेड कलर का है, जिसके अंदर जीन का आर्किटेक्चर क्या है BB, और ये H2 के पेरेंट है जो कि लेट्स सपोज फादर का है, इसका आर्किटेक्चर क्या है के क्रॉसिंग होगी, F1 जनरेशन बनेगी, एक जीन इधर से आएगा एक जीन इधर से आएगा, F1 कॉपी, तो ये हाइब्रिड बना हुआ है B के दोनों से, क्लासिकल जेनेटिक्स सिंपल। अब यहाँ पे देखें ये H2 माउस जीन है और इसके ऊपर जो K लिखा हुआ है कि क्या है आपका हैप्लोटाइप। हैप्लोटाइप का मतलब क्या है, इसकी जीनोटाइप है, जीन आर्किटेक्चर क्या है, इसका जीन मेकअप क्या है। नाउ हमने बात की कि भी ये टिश्यू रिजेक्शन के अंदर इन्वॉल्व है, ये भी पेरेंट है ये भी पेरेंट है, और ये क्या है आपके पास ऑफस्प्रिंग है, हाइब्रिड है जो आपकी F1 जनरेशन है। इसका टिश्यू, इसका जीन आर्किटेक्चर क्या है B एंड B। इसका टिश्यू लेके इसमें डालो, इसका टिश्यू लेके इसमें डालो और इसका टिश्यू लेके इसमें डालो, या आसान लफ्ज़ों में इसका ब्लड लेके इसमें डालो, इसका इसमें और इसका इसमें, किस में एक्सेप्ट होगा किस में रिजेक्ट होगा और क्यों, ये क्वेश्चन है बेटा। देखें ये जेनेटिक मेकअप क्या है BB, ये वाला जो पेरेंट्स है इसका जेनेटिक मेकअप क्या है BB। इसका मतलब क्या है, इसका जीन मेकअप सेम है, मीन A ब्लड ग्रुप वाले को आपने क्या दे दिया है A ब्लड ग्रुप दे दी, तो क्या होगा एक्सेप्ट हो जाए। अब इसका जेनेटिक मेकअप क्या है BB, इसका जेनेटिक मेकअप क्या है एक्सेप्ट होगा रिजेक्ट होगा, रिजेक्ट होगा, क्यों B वाले को A ब्लड ग्रुप दे दिया, रिजेक्ट हो जाएगा। अब इसमें क्या होगा, इसका क्या है BB और इसका क्या है एक्सेप्ट होगा रिजेक्ट होगा, क्यों K तो नहीं है, B है K तो नहीं है। आंसर आपका ठीक है मगर मुझे रीज़न बताएं। आंसर आप लोगों का ठीक है, ये एक्सेप्ट होगा, बट आई नीड द रीज़न। और बेटा जो हम डाल रहे हैं, डाल क्या रहे हैं B डाल, K हो ना हो क्या फ़र्क पड़ता है, K हो ना हो क्या फ़र्क पड़ता है, डाल तो हम B रहे हैं। जो इम्यून रिस्पॉन्स अगर जनरेट होना भी है तो B के अगेंस्ट होना है ना, इसके ऊपर तो वैसे ही हज़ारों जीन और भी मौजूद होंगे, हमें उससे क्या लेना देना। ओके समझ आइए बात की। नाउ दिस वन केस, अब पेरेंट हमने चेंज कर लिया, इसमें क्या होगा रिजेक्ट होगा क्योंकि जेनेटिक मेकअप क्या है डिफरेंट है। इसमें क्या होगा एक्सेप्ट होगा जेनेटिक मेकअप, और इसमें क्या होगा क्यों K तो मौजूद है, B से हमारा लेना देना ही नहीं है। नाउ द थर्ड केस, इसका जेनेटिक मेकअप क्या है B के, अब इसके अंदर डालें तो क्या होगा एक्सेप्ट होगा, एग्जैक्टली सेम है। अब इसके अंदर रिजेक्ट हो रहा है, इसके अंदर भी रिजेक्ट हो रहा है, वाई आपने मुझे वाई बताना है। एग्जैक्टली इसके अंदर अब दोनों जा रहे हैं, B भी जा रहा है K भी जा रहा है, और इसके पास एक्सेप्ट करने के लिए सिर्फ B है K नहीं है, रिजेक्ट हो जाएगा। इसके पास K है B नहीं है, रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये बेसिकली कौन कर रहा है, ये आपका MSC मॉलिक्यूल कर रहा है। कौन कर रहा है MSC मॉलिक्यूल कर रहा है, जो कि उसको चेंज कर रहा है कि आपका जीन आर्किटेक्चर किस तरह से रिप्रेजेंट करेगा। यही चीज़ हमारे टिश्यूज़ के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर हर चीज़ के ऊपर मौजूद होती है। नाउ द केस इज फॉर द ह्यूमन बीइंग दैट इज़ मोर कम्प्लेक्स। कैसे कम्प्लेक्स है, पेरेंट का जेनेटिक मेकअप है A एंड B, दूसरे का है C एंड D, 2 की बजाय 4 जीन आए। जब इसको मेकअप करेंगे तो क्या बनेगा A एंड C, A एंड D, B एंड C, B एंड D, 4 पॉसिबल रीज़न ये है। बट इसके अलावा जब ह्यूमन की मायोसिस होती है तो आपके पास रिकम्बिनेशन भी होती है। अब यहाँ पे क्या लगाया हुआ है, एक पार्ट ये पिंक वाला कौन सा आया है B का, आधा पार्ट किसका आया है ब्लू वाला C का, और आधा पार्ट D का, मतलब रिकम्बिनेशन प्रोडक्ट बना है। अभी ये एक प्रोडक्ट है, इसके और पता नहीं कितने बन सकते हैं। तो आपका आगे जेनेटिक मेकअप और क्या होगा डिफरेंट हैप्लोटाइप, इसलिए हमारी शक्लें एक दूसरे से नहीं मिलती,
क्योंकि हर बार क्या होता है, जेनेटिक का रिकॉम्बिनेशन चेंज होता है। और ये किसकी वजह से आपके, ये हैलोटाइप, HLA हैलोटाइप की वजह से। नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ MSC मॉलिक्यूल। पहले हमने जीन आर्किटेक्चर और उसका बेसिक कंसेप्ट पढ़ा, अब हम उसका जेनेटिक मेकअप पढ़ते हैं। जेनेटिक मेकअप में आपका ये जो MSC मॉलिक्यूल है, ये मेम्ब्रेन है, ये ट्रांसमेम्ब्रेन सेगमेंट है और ये साइटोप्लाज्मिक टेल है। नाउ 4 डोमेन है, एक डोमेन ये है, एक डोमेन ये है, एक डोमेन ये है और चौथा डोमेन अलग है। इस डोमेन को कहते हैं अल्फा 1, अल्फा 2 एंड अल्फा 3। ये जो डोमेन है ये कहलाता है बीटा 2 माइक्रोग्लोबिन। अब इसके अंदर ये जो ग्रूव बना हुआ है, ये इसको हम कहते हैं पेप्टाइड बाइंडिंग क्लेफ्ट, कि इसके अंदर वो जो पेप्टाइड वो जो लेके आता है ना, वो कहाँ बाइंड होता है, वो इस ग्रूव के अंदर बाइंड होता है। ठीक है, और मेरा ख्याल है तकरीबन सारी चीज़ें इसमें मैंने एक्सप्लेन कर दी। आपने कुछ पूछना है तो यहाँ पे पूछ लो। नो, ओके। नेक्स्ट, ये हमारे पास MSC2 का मॉलिक्यूल है, ये उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या डिफरेंस है, उसके अंदर एक ट्रांसमेम्ब्रेन मेम्ब्रेन है, दूसरी नहीं है, और ये पार्ट अलग है, जबकि इसके अंदर ये 2 पार्ट अलग हैं, ये 2 पार्ट अलग हैं और दोनों की ट्रांसमेम्ब्रेन टेल्स मौजूद है। नाउ अब ये जो चेन है, ये अल्फा 1 है, ये अल्फा 2 है, ये बीटा 1 है और ये बीटा 2 है, और इसकी आपके पेप्टाइड बाइंडिंग क्लेफ्ट यहाँ पे वैसे की वैसे। ठीक है, दैट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ MSC1 एंड MSC2। ये इसका 3D स्ट्रक्चर जो आप प्रोटीन डाटा बैंक के अंदर देखते हैं कि अल्फा हेलिक्स, बीटा प्लेट, ये शीट, ये उस फॉर्म में आपको दिखाए गए। ये इनके दरमियान डिफरेंस है, ये वही चीज़ है जो मैं बता के आया हूँ, बट इसको हमने कंपैरिजन में दे दिए। पेप्टाइड बाइंडिंग क्लेफ्ट इसमें क्या है, अल्फा 1 एंड अल्फा 2, इसमें क्या है, अल्फा 1 एंड बीटा 1। क्लोज एट बोथ एंड, ओपन एट वन एंड। 8 से 10 अमाइनो एसिड है, इसमें 13 से 18 अमाइनो एसिड। देन एंकरिंग साइड है, बाइंडिंग है, एक्सटेंशन है, साइटोप्लाज्मिक टेल है। मीन जितनी हमने बात की है वो सारी बात यहाँ पे वो आगे एक्सप्लेन कर रहा। यहाँ पे एक चीज़, छोटा सा कंसेप्ट आप समझ लें अगली बात पे जाने से पहले। DNA के साथ जब कोई चीज़ बाइंड करती है, 3 तरीक़ों से बाइंड करती है। एक कहलाती है इंटरकलेशन। इंटरकलेशन क्या है, बेसिस के अंदर कोई चीज़ इंटेंगल होगी। ग्रुप बाइंडिंग ये यहाँ पे। इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये जो बाहर की तरफ जो नोड्स निकले हुए हैं इनकी तरफ बाइंड करती है। अब हम कहते हैं कि जो आपकी जो B सेल की या T सेल के रिसेप्टर होती हैं, जो चेंज होते हैं टाइम के साथ, किस वजह से होते हैं, जीन रीअरेंजमेंट। चैप्टर 5 में हमने जीन रीअरेंजमेंट, जीन डाइवर्सिटी बड़ी डिटेल में पढ़ी। जबकि MSC मॉलिक्यूल के अंदर वो जीन्स क्या हैं, फिक्स्ड है, उनकी इंफॉर्मेशन फिक्स्ड है और इसके अंदर लार्ज नंबर हैं। और ह्यूमन के अंदर तकरीबन ये 370 E एलील्स हैं, 660 B एलील्स हैं और 190 C एलील्स। ये कौन से एलील्स हैं जो मैंने आपको शुरू में डायग्राम दिखाई है, जस्ट क्विकली हम इसको देख लेते हैं। ये वाले A B C, इसकी बात कर रहे हैं, HLA-A, HLA-B और HLA, ये हम इसकी बात कर रहे हैं। 370, 660 और 190। ये इसी का आर्किटेक्चर दिखाया हुआ है, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको दिखाने के लिए कि ये कहाँ पे है। ये जीन के मैप है। अब ये देखिए, ये आपके पास HLA है, ये H2 है, ये किसका है, ये माउस का है, ये किसका है, ह्यूमन का है। अब उसके अंदर यहाँ पे डिफरेंट एलील उसके शो किए हुए विद उनकी क्लास के अंदर। अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो आपको सारे पार्ट HA, H2, GBA और HLA, मीन यहाँ पे देखें HLA, HAB, HAC, ये सारे सेगमेंट आपको नज़र आएंगे। ये वही सेलुलर एक्सप्रेशन जो हम पीछे पढ़ के आए, एक सर्कुलर फॉर्म में दिखाएंगे। दैट इज़ नथिंग डिफरेंट, जस्ट आपको दिखाने के लिए जो सीधी पीछे स्टेट डायग्राम दिखाई है, एग्जैक्टली ये वही है, जिसमें आपको बता रहा है कि KD, KD, DK, DD, LD, KD, और यहाँ पे आपके पास
पेरेंटल एमएससी है, मैटरनल एमएससी है, एक मदर से आ रहा है और एक फादर से आ रहा है। ये एमएससी क्लास 1 के हैं और ये एमएससी क्लास 2 के जीन हैं। एमएससी 1 रिस्ट्रिक्शन, ये बात हम जो शुरू में कर रहे हैं ये वही बात है कि CD8 बाइंड करेगा TC सेल के साथ और TC सेल बाइंड करेगा MSC 1 के साथ, CD4 बाइंड करेगा T हेल्पर के साथ और T हेल्पर बाइंड करेगा MSC 2 के साथ, और वो आगे किसके साथ बाइंड करेंगे, आपके एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के साथ। दैट इज़ द सेम थिंग। इसको हम कहते हैं MSC रिस्ट्रिक्शन। MSC रिस्ट्रिक्शन का क्या मतलब है कि CD4 या CD8 आपस में MSC मॉलिक्यूल को स्विच नहीं कर सकते। ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है जो हम लिम्फोसाइटिक पोरियोमेनिंजाइटिस वायरस, जिसको LCM वायरस है, वो कर रहे हैं। ये एक माइस है जिससे हमने LCM वायरस को इसके अंदर इंजेक्ट किया। जब इंजेक्ट किया, ये इसकी हैप्लोटाइप क्या है, H2K। इसके स्प्लीन सेल ले लिए जिसके अंदर TC सेल मौजूद है। हमने इन्फेक्ट किया किससे, माइस को LCM वायरस से। इसके बाद इसके स्प्लीन सेल लिए, स्प्लीन सेल में इसके क्या होंगे, थाइमस होंगे जो मैच्योर सेल होंगे, और उसको हम T सेल होंगे जो जिसको हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, TC सेल बेसिकली। एक है हमारा ये कौन सा है, H2K, और ये कौन सा है आपका H2K, मगर इसमें LCM नहीं है। अब ये कौन सा है, H2K प्लस LCM। अब ये कौन सा है, H2B प्लस LCM। अब यहाँ पे देखें, जब H2K डाला है, LCM नहीं है, तो इसकी लाइसिस हो रही है, लाइसिस नहीं हो रही। क्रोमियम 51 हमने यूज़ किया एज ए रेडियो एक्टिव आइसोटोप डिटेक्शन के लिए। लाइसिस नहीं हुई तो क्रोमियम रिलीज हो गया, क्रोमियम रिलीज नहीं हुआ, नेगेटिव साइन है। नो लाइसिस, नो क्रोमियम रिलीज, क्योंकि ये इन्फेक्टेड नहीं है। यहाँ पे हैलोटाइप भी सेम है और LCM भी है, क्रोमियम रिलीज हो रही है और लाइसिस हो रही है। यहाँ पे LCM इन्फेक्टेड है बट हैप्लोटाइप इसकी क्या है, H2K की बजाय H2B है, तो भी लाइसिस नहीं होगी। क्यों, हैप्लोटाइप चेंज होगी। MSC कोई और है, हैप्लोटाइप कोई और है, तो वो उसके साथ बाइंडिंग नहीं होगी तो आपकी उसकी लाइसिस भी नहीं होगी। तो इसी चीज़ को हम कहते हैं कि दे आर हाईली स्पेसिफिक, दे आर रिस्ट्रिक्टेड वन, कि वो उसके साथ किस तरह से बाइंड करते हैं। MSC मॉलिक्यूल हमने कहा था कि भी एंटीजन प्रोसेसिंग और प्रेजेंटेशन के अंदर इन्वॉल्व हैं, जो आपके APCs हैं, और उसमें कौन इन्वॉल्व होता है, आपका बेसिकली MSC मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होता है। इसके दो पाथवे हैं, एक आपके पास एंडोजीनस पाथवे है जिसको सिस्टोलिक पाथवे कहा जाता है, और दूसरा एक्सोजीनस पाथवे है। एंडोजीनस पाथवे हमारे पास जो है वो इन्फेक्टेड सेल जो MSC क्लास 1 के साथ TC सेल के साथ है, जबकि एक्सोजीनस पाथवे हमारा T हेल्पर सेल के साथ MSC क्लास 2 के साथ। इसको छोड़ के हम यहाँ पे चलते हैं। हमारी बॉडी के अंदर जब भी कोई एंटीजन इंटर होता है, दैट इज़ अ लार्ज प्रोटीन, बहुत बड़ी प्रोटीन होती है, मीन्स ये बड़ी प्रोटीन्स हैं, ठीक है। दीज आर द लार्ज प्रोटीन। वो प्रोटीन एक मशीन में से गुजरती है, मीन जैसे आप घर में कुछ ग्राइंड करना हो तो हम क्या करते हैं, उसको जूसर में से गुजारते हैं। जूसर क्या करते हैं, उसको छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स में डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे पास ये जूसर कौन सी है, ये प्रोटियोसोम्स है हमारे पास, ठीक है, ये प्रोटियोसोम्स है। और ये यूबिक्यूटेन, इसमें यूबिक्यूटिनेशन इसके ऊपर मॉलिक्यूल होता है, यूबिक्यूटेन के मॉलिक्यूल अटैच होते हैं जो इसको डायरेक्ट करते हैं इस प्रोटियोसोम की तरफ। ये प्रोटियोसोम आपकी जूसर है, वो क्या करेगी, इस बड़ी प्रोटीन को कन्वर्ट कर देगी छोटे छोटे मॉलिक्यूल में। इसका काम इतना है। इसके कंपोनेंट हैं B1, BS, B11, B1S वगैरह वगैरह, B1, B2। ये छोटे छोटे प्रोटीन आके आपके अटैच होंगे या डेंड्राइटिक सेल पे या आपके सोमैटिक सेल पे, तो ये मॉलिक्यूल कहाँ पे हो गए, आपके अटैच होगा। जब ये देखें, ये वही प्रोटीन है, प्रोटीन से गुजरी, पेप्टाइड गुजरी, ये अमीनो एसिड बन गए। अब ये वहाँ से सेल के ऊपर अटैच हुई, ये टैप प्रोटीन है, विच मीन ये जो मॉलिक्यूल थे ये यहाँ पे
अटैच हो गए। यहाँ पे ये क्या जा रहे हैं, स्टेप प्रोटीन के साथ अटैच होके इंटरनल सरफेस के अंदर आ गए। ठीक है, अब ये इंटरनल सरफेस है, पहले बड़े मालिक्यूल से छोटे बने, इंटरनल सरफेस पे आए टैप प्रोटीन से, अब ये इंटरनल हो गए। अब यहाँ पे आपका ये जो मालिक्यूल है ये MSC क्लास 1 है, उसके साथ एक और प्रोटीन है जिसको कैलनेक्सिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और एक और प्रोटीन है जिसको ERP57 बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम P57 प्रोटीन। ओके, ये मालिक्यूल, ये 3 प्रोटीन्स होती हैं। नॉर्मली ये प्रोटीन इस तरह से बंद होती है कि भी एक प्रोटीन दूसरी प्रोटीन, और ये काम करती है इसको कैप की तरह। कैप का मतलब ये है ये एक्टिव नहीं है, ये दरवाज़ा बंद है, अभी ये इसका क्या है, डोर बंद है। जैसे ही कोई मालिक्यूल, ये β2 माइक्रोग्लोबिन, जैसे भी ये कोई आती है मालिक्यूल, ये देखें ये प्रोटीन है, प्रोटियोसोम है, पेप्टाइड है, टैप प्रोटीन से अंदर इंटर हो गया। प्रोटीन का जैसे ही सिग्नल आता है तो हमारे पास ये 3-4 प्रोटीन हैं जो इस कम्प्लेक्स के साथ आके अटैच होती हैं। पहली प्रोटीन क्या है, कैलीरेटिकुलिन, ये छोटी ब्लू प्रोटीन है, ये आके इस साइड पे अटैच हो जाती है। एक और प्रोटीन है β2 माइक्रोग्लोबिन, वो यहाँ पे अटैच हो जाती है। और एक प्रोटीन है टैपासिन, वो आके यहाँ पे अटैच हो जाती है। ये 3 प्रोटीन अटैच होती है। जब ये प्रोटीन अटैच होती हैं तो इसका ये डोर क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। ये डोर ओपन हो जाता है। इन 2 प्रोटीन का काम क्या है, इस डोर को ओपन करवाना। जैसे ही डोर ओपन हो जाएगा, ये जो एक और प्रोटीन है ERAP, ये ERAP इसको डायरेक्ट करती है, इसको पेप्टाइड में कन्वर्ट करके इस मॉलिक्यूल को दे देती है। वो मॉलिक्यूल, ये लिड ओपन हो जाएगा, वो मॉलिक्यूल यहाँ पे अटैच हो जाएगा। ERAP57, कैलनेक्सिन, टैपासिन, ये 3 प्रोटीन्स क्या होंगी, सेपरेट हो जाएंगी, रिकवर हो जाएंगी अगले साइकिल के लिए। और ये पेप्टाइड यहाँ पे अटैच हो जाएगा। पेप्टाइड अटैच होने के बाद यहाँ से बाहर निकल आएगा। अब ये क्या कर रहा है, प्रेजेंट कर रहा है, ये एंटीजन प्रेजेंटेशन कर रहा है। अब ये मॉलिक्यूल हमारे पास कौन सा है, MSC1 में है। अब ये किसके साथ बाइंड करेगा, TC के साथ बाइंड करेगा, और TC आके क्या करेगा, इस पूरे सेल को डिस्ट्रॉय कर देगा। जब तक ये बाहर नहीं निकलेगा ये मॉलिक्यूल क्या होगा, डिस्ट्रॉय नहीं होगा। जी बेटा, समझ आ गई बात? कोई बात नहीं समझ आए तो पूछ लो, फिर आगे चलते हैं। क्विकली एक ओवरव्यू देता हूँ, फिर हम आगे चलते हैं। प्रोटीन है, प्रोटियोसोम से गुजरेगी, जो जूसर की तरह काम करती है। टैप प्रोटीन, ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल करेगी, और छोटे मॉलिक्यूल टैप प्रोटीन से अंदर हो गए। नॉर्मल प्रोसीजर ये है, ये 3 प्रोटीन है जो इस फॉर्म में मौजूद होती है। ये कैप की तरह, डोर की तरह बंद है, जिसके अंदर ERAP57 है, कैलनेक्सिन है और MSC क्लास 1 है। जैसे ये प्रोटीन अंदर होती है, 2-3 प्रोटीन और आके इसके साथ 2 प्रोटीन और आके अटैच होती है, जिसमें एक कैलरेटिकुलिन है, β2 माइक्रोग्लोबिन है और टैपासिन है। ERAP प्रोटीन क्या करती है, इस मॉलिक्यूल को डायरेक्ट करती है इस मॉलिक्यूल की तरफ, ये डोर ओपन हो जाता है और ये प्रोटीन सेपरेट हो जाती हैं। ये मॉलिक्यूल कंप्लीट होके आगे को चला जाता है और ये प्रेजेंट करता है। देन TC सेल आता है और इसको क्या करेगा, सेल को डिस्ट्रॉय कर देगा। ERAP प्रोटीन बेसिकली चैपेरॉन प्रोटीन है, जो कि डिफरेंट किस्म के फंक्शन के अंदर प्रोटीन फोल्डिंग या ट्रांसपोर्टेशन के अंदर इन्वॉल्व होती है। ये वही चीज़ है, ये एक डिफरेंट एंगल से दिखाई गई है। पेप्टाइड है, प्रोटियोसोम्स है, स्मॉल मॉलिक्यूल है, कम्प्लेक्स बना, वेजिकल बना और सेल सरफेस पे बाहर एक्सप्रेस हो गया। एग्जैक्टली सेम चीज़ है, मगर यहाँ पे थोड़ा सा छोटा था तो मैंने वो डायग्राम आपकी ऐड की हुई। इसको कहते हैं एंडोजीनियस पाथवे। एंडोजीनियस क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सेल के अंदर ही हो रहा है, बॉडी के अंदर ही हो रहा है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास एक्सोजीनियस पाथवे, जो नॉर्मली 102 घंटे लेता है और MSC2 इसके अंदर इन्वॉल्व है और एंटीजन प्रेजेंटिंग के अंदर इन्वॉल्व है। इसका पाथवे देख लें। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब हमारे पास ये MSC2 मॉलिक्यूल है और एक चेन है इनवेरिएंट चेन। नॉर्मली इस इनवेरिएंट चेन ने इसके ओपनिंग साइट को क्या कर रखा है, ब्लॉक कर सकता है।
जैसे एक बोतल के ऊपर एक ढक्कन लगा हुआ होता है। ये जो आपकी रेड है ये MSA2 है, और ये जो येलो वाली है ये इनवेरिएंट प्रोटीन है, जो एक लिड की तरह काम करके इसने इसकी बाइंडिंग साइट को ब्लॉक कर रखा। यहाँ से एंटीजन बॉडी के अंदर इंटर हुआ और एंडोसोम बना। एंडोसोम ने इसको पेप्टाइड में कन्वर्ट किए, छोटे छोटे पेप्टाइड बने, और पेप्टाइड जब ये बन गए तो ये इनवेरिएंट प्रोटीन क्या होती है, डिग्रेड होती है। बस इनवेरिएंट प्रोटीन का एक छोटा सा पार्ट मीन ये प्रोटीन क्या हो रही है, ब्रेक हो रही है, ये इसके साथ यूँ अटैच है। इनवेरिएंट प्रोटीन ये डिग्रेड हो जाती है, यहाँ से इसका छोटा सा पार्ट इसकी बाइंडिंग क्लेफ्ट के अंदर रह जाता है, जिसको क्या कहते हैं, क्लिप प्रोटीन। अब होता यह है, ये क्लिप प्रोटीन यहाँ से निकलती है और यहाँ से आपका जो पेप्टाइड ऊपर से होके आया है ये इसको रिप्लेस कर लेता है और पेप्टाइड यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे देखें ये पेप्टाइड इसके अंदर अब आ गया, और उसके बाद ये उसी तरह से इसके सरफेस से ऊपर बाहर अटैच हो जाती है, जो कि इसको प्रेजेंट करती है। प्रेजेंट करने के बाद ये बाहर की एक्सटर्नल सरफेस पे आ जाएगी, और एक्सटर्नल सरफेस से ये आपके T हेल्पर सेल के साथ बाइंड करके सेल इसको क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। वही चीज़ है कि आपके पास MSA2 मॉलिक्यूल है, इनवेरिएंट चेन ने ब्लॉक कर रखा है, ब्लॉक्ड है, इनवेरिएंट चेन ब्लॉक है, क्लिप प्रोटीन आ गई, एक्सोजीनियस एंटीजन आ गया, इसने एंटीजन को ब्रेक डाउन किया और ये सरफेस पे एक्सप्रेस हो गए। अब सरफेस पे आके सेल इसको क्या कर देगा, अल्टीमेटली ब्रेक डाउन कर देगा। ये हमारे पास कंप्लीट पाथवे है। ये एंडोजीनियस है, ये एक्सोजीनियस है। एक्सोजीनियस इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से बाहर से आपके पास एंटीजन या पैथोजन आपके क्या हो रहे हैं, इंटर हो रहे हैं।